हेलो डियर स्टूडेंट, तो अपना जीओसी चल रहा है बेटा, ठीक है। एसिड बेस अपन ने ख़त्म कर लिया, अम्ल क्षार अपन ने ख़त्म कर लिया, SIR SIP ये सब अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपको समानता वाले चैप्टर में बोला था कि मैं जो चला व्यवस्था है वो जीओसी के बाद पढ़ाऊँगा। तो अपना वादा पूरा करते हुए आज अपन चालू करते हैं बेटा चला व्यवस्था, जिसको टोटोमेज़म भी बोलते हैं। चला व्यवस्था, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा? इसको टोटोमेज़म बोलते हैं, टोटोमेज़म बोलते हैं। इसी को बेटा डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। इसी को बेटा कैटायनोट्रोपी भी बोलते हैं। इसी को बेटा एनायनोट्रोपी भी बोलते हैं। इसी को बेटा प्रोटोनोट्रोपी भी बोलते हैं। इसी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि गतिज साम्यावस्था भी बोलते हैं, और इसको कीटोएनॉल चला व्यवस्था भी बोलते हैं। सब इसी के नाम है बेटा, है ना। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, टोटोमेज़म, डेस्मोट्रोपिज्म, कैटायनोट्रोपी, एनायनोट्रोपी, प्रोटोनोट्रोपी, है ना। और सबका मतलब लगभग एक ही है ना। चीज़ें चेंज हो रही है हल्की फुल्की सी। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया था चला व्यवस्था होता क्या है। ये क्रियात्मक समूह का सबसेट है ना। क्रियात्मक समूह समावता का सबसेट है, ठीक है। ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी, सबसे पहले होना क्या जरूरी है बेटा? क्रियात्मक समूह समावेवी होने चाहिए। ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो गतिज साम्यावस्था में होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? चलावेवी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चला व्यवस्था बोलते हैं। ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में होते हैं, किसी प्रजाति के चलने के कारण। वो प्रजाति आपकी प्रोटॉन हो सकती है, वो प्रजाति आपकी धनायन हो सकती है, वो प्रजाति आपकी ऋणायन हो सकती है, वो प्रजाति कुछ भी हो सकती है। उनके चलने की वजह से आपके चलावेवी बनते हैं। बात समझ में आती है? अगर वो धनायन है आपकी तो उसको कैटायनोट्रोपी बोल देंगे, वो ऋणायन है तो एनायनोट्रोपी बोल देंगे, यदि वो प्रोटोन है H+ है तो उसको प्रोटोनोट्रोपी बोल देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हमारी परिभाषा चला व्यवस्था की। और परिभाषा बहुत आसान सी है बेटा। परिभाषा क्या है अपनी कि ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो गतिज साम्यावस्था में होते हैं, उन्हें चलावयवी कहते हैं। और इस सिद्धांत को चला व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो किसमें होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? गतिज साम्यावस्था में होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रियात्मक समूह समावेवी उन्हें क्या कहते हैं बेटा? चलावेवी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर चलने वाली प्रजाति हमारी प्रोटोन होगी तो इसको क्या बोल देंगे? प्रोटोनोट्रोपी। गतिज साम्यावस्था में किसके कारण है बेटा? किसी न किसी चीज के, किसी न किसी प्रजाति के चलने की वजह से गतिज साम्यावस्था में यदि प्रजाति, या फिर प्रजाति की जगह इसमें ऐसे लिखते हैं बेटा विस्थानीकरण करने वाली प्रजाति, यदि विस्थानीकरण करने वाली प्रजाति प्रोटॉन है तो इसे प्रोटोनोट्रोपी कहेंगे। ठीक है। अब यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे यदि धनायन है तो कैटायनोट्रोपी, ऋणायन है तो
एनाइनोट्रॉपी, और इसमें बंध भी चलते हैं, इसलिए डेस्मोट्रोपिज्म। तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी बेटा कि प्रोटोनोट्रोपी कब कहेंगे जब प्रोटॉन चलेगा, कैटायनोट्रोपी कब कहेंगे जब धनायन चलेगा, एनायनोट्रोपी कब कहेंगे जब ऋणायन चलेगा, और बंध भी इसमें चलते हैं इसलिए इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं अपन। बात समझ में आती है आपको? अब बात वो है कि यार बंध भी चल रहे हैं, धनायन भी चल रहा है, ऋणायन भी चल रहा है, सर ये तो अनुनाद जैसा लग रहा है। लेकिन अनुनाद और चलाव्यवस्था में अंतर है। अनुनाद और चलाव्यवस्था में क्या अंतर है बेटा? अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत था, जबकि चलाव्यवस्था क्या है बेटा? एक सिद्धांत है जो कि प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से वेरीफाइड है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रोसेस है। चलाव्यवस्था कैसा है? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, जबकि हमारा अनुनाद कैसा था? वो काल्पनिक सिद्धांत था। अगर मैं इसमें बात करूं, चलाव्यवस्था के दौरान अगर दाब, ताप और वॉल्यूम वगैरह में आप चेंजेस करोगे, बदलाव करोगे, तो चीज़ें बदलेंगी, जबकि अनुनाद में आप दाब, ताप कुछ भी चीज़ें बदल लो बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ा रीज़न, चलाव्यवस्था में बेटा प्रजाति मूव कर सकती है, अपना परमाणु मूव कर सकता है, H+ मूव कर सकता है, धनायन मूव कर सकता है, ठीक है ना। कोई प्रजाति मूव कर रही है एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर, जबकि अनुनाद में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोई परमाणु मूव नहीं करता। इसका मतलब परमाणु विस्थानीकरण नहीं करता, इसका मतलब वो अनुनाद है। अगर परमाणु मूव कर रहा है तो वो क्या है? चलाव्यवस्था है। तो अपन चलाव्यवस्था और परमाणु, चलाव्यवस्था और अनुनाद में अंतर देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे पहले थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर समझने का आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन अपने को ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें आपके किसी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल देगा कि भैया चलाव्यवस्था और अनुनाद में अंतर होता है नहीं होता, किस कारण से होता है। इसमें परमाणु भी विस्थानीकरण करते हैं, इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करते हैं, परमाणु नहीं करते। पहला सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो है। फिर दूसरी बात यह, प्रयोगशाला में वेरीफाइड सिद्धांत है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड सिद्धांत है। प्रयोगशाला बोल लो, एक्सपेरिमेंटली बोल लो, जो आपकी मर्जी हो बोल सकते हो। यह काल्पनिक सिद्धांत है। और तीसरी बात, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड सिद्धांत है, तो दाब, ताप, वॉल्यूम इत्यादि का प्रभाव पड़ेगा। जबकि यहां पे मैं बात करूं तो दाब, ताप, वॉल्यूम इत्यादि का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? अनुनाद में ये सब चीजें मैं लिखा चुका हूं बेटा, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत है काल्पनिक, और काल्पनिक पे क्या दाब, क्या ताप, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कौन से थॉट प्रोसेस में आपकी दिक्कत आ जाएगी। तो अनुनाद में कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, जबकि चलाव्यवस्था में दाब, ताप, प्रेशर, टेम्परेचर बदलने से चीज़ें चेंज हो जाती है। साम्यावस्था की दिशा, साम्यावस्था की गति, ये सब में बदलाव आने लग जाएगा अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर को बदला तो चलाव्यवस्था और अनुनाद में डिफरेंस है। चलाव्यवस्था क्या है बेटा? ऐसे क्रियात्मक समूह समावि जो कि गति साम्यावस्था में होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्रियात्मक समूह समावस्था आपको आता है, ठीक है, अनुनाद आपको आता है। आपको चलाव्यवस्था के बारे में इतनी सी नॉलेज तो हो गई कि यार ये कुछ ऐसे आइटम है जो कि क्रियात्मक समूह समावयवी है
है ना, यानी कि इनमें चीज़ें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, दोनों की संरचना अलग अलग तो होंगी, क्योंकि ये संरचनात्मक समावयवी है ना। संरचनात्मक होते हैं चलावयवी। संरचनात्मक समावयवता कौन से होते थे? संरचनात्मक समावयवता जिसमें संरचनाएं भिन्न होती थी। अब ये यहाँ पे भिन्न क्यों है? क्योंकि गतिज साम्यावस्था आ रहा है। अब यहाँ तक पहले आप नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो अब देखो बेटा, बात करते हैं हम लोग, और एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हमारे चलावयवता को तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो पहले अपन ये देख रहे हैं कि चलावयवता होता क्या है, क्या होता है कैटाइनोट्रोपी, क्या होता है प्रोटोनोट्रोपी, क्या होता है डेस्मोट्रोपिज्म। अपन ने देखा चलावयवता और उन्माद में अंतर क्या है। पहले अपने को चीज़ें तो पता हो यार कि अपन जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो पहले वाली चीज़ से अंतर कैसे रखती है, वो चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है ना। अब चलावयवता को दर्शाने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, है ना। चलावयवता दर्शाना है अपने को, जैसे अपन को याद है अतिसंयुग्मन दर्शाना था, अतिसंयुग्मन चाहिए था तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था। उसी प्रकार से अगर मुझे चलावयवता को चलाना है, चलावयवता की बात करनी है, तो चलावयवता के लिए ए डबल बॉन्ड बी एवं ए ट्रिपल बॉन्ड बी, जहां बी की विद्युत ऋणता ए से अधिक है, के सापेक्ष कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। चलावयवता के लिए बेटा ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के सापेक्ष कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है बेटा। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, दो तीन हो तो बढ़िया है, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है तो चलावयवता नहीं हो पाएगा। अभी ए डबल बॉन्ड बी वाले कैसे दिखेंगे? सी डबल बॉन्ड हो सकता है, कौन कौन चलावयवता दर्शा सकता है? एन डबल बॉन्ड हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन एच हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सब चलावयवता दर्शाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये चलावयवता नहीं दर्शाएगा। कौन कौन दर्शाएंगे बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ दर्शा देगा, एन डबल बॉन्ड ओ दर्शा देगा, सी डबल बॉन्ड एन एच दर्शा देगा, जहां पर ए की बी से विद्युत ऋणता कम है, बी की विद्युत ऋणता ए से ज़्यादा है। यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है बेटा, तो ये नहीं दर्शाएगा, ठीक है। और अगर मैं ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाले की बात करूँ तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इनमें से कौन दर्शाएगा बेटा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाला तो दर्शा देगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच वाला चलावयवता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। बात समझ में आती है आपको? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो चलावयवता होता कैसे है, सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहला सिस्टम हम लोगों के लिए है ट्रायड सिस्टम। तीन चार तरीके के सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, और सब में काम एक ही है, सब में बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, नाम रख दिया बस ट्रायड सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ट्रायड निकाय की बात कर लेते हैं या ट्रायड सिस्टम की बात कर लेते हैं। अभी बता दूंगा ट्रायड क्या है। इसमें जो सबसे पहली बात करने जा रहे हैं वो है कीटो इनॉल चलावयवता। कीटो इनॉल चलावयवता की बात करते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया ये कीटोन, ये किसके साथ गतिज साम्यावस्था में बेटा? ये इस OH और इस पाइबंध। यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या है हमारे लिए बेटा? कीटो है। और ये क्या है? ये एल्कीन का हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? इन। अल्कोहल का क्या ले लेंगे? ऑल। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? इनॉल। यहाँ पे ई इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि दो स्वर कभी भी साथ में नहीं आते हैं, यूपीएससी नामकरण में मैंने आपको सिखाया था। तो ये इन है, यहाँ पे ऑल है, तो ये पूरा का पूरा नाम क्या हो गया? इनॉल हो गया। ये कीटो और ये इनॉल एक दूसरे के गतिज साम्यावस्था में आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या चीज बदली बेटा? यहाँ पे केवल क्रियात्मक समूह बदला है। तो ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी जो एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में मौजूद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चलावयवता। तो ये सबसे पहला चलावयवी है हमारा कीटो इनॉल चलावयवता। अब इसमें हो क्या रहा होगा बेटा? ये अल्फा स्थिति पर जो हाइड्रोजन मौजूद है, पहले अपन सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर इसका मैं आपको मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा और दो मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा, क्षारीय उत्प्रेरकीय
और अम्लीय उत्प्रेरकीय, दोनों के दोनों मैकेनिज्म आपको लिख कर बताऊंगा। लेकिन पहले सिंपली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो चलाव्यता हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बेटा क्या हुआ, ये हाइड्रोजन मूव करके कहाँ पे आ गया, इस C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन के पास, और ये पाइबंद मूव करके कहाँ है, यहाँ पर आ गया। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ चले जाता है बेटा, ज़्यादा विद्युत ऋणी के पास चले जाता है और द्विबंध नीचे आ जाता है अल्फा वाली जगह पे। तो वही चीज़ हुई है। तो मैंने बोला था आपको इसमें पाइबंद भी मूव करते हैं, इसलिए क्या होता है, डेस्मोट्रोपिज्म होता है, और इसमें प्रोटॉन मूव करके जा रहा है, इसलिए क्या है बेटा, प्रोटोनोट्रॉपी भी कहते हैं इसको। और चलाव्यता तो कहते ही है, क्योंकि कीटो इनोल एक दूसरे के किसमें, गतिज साम्यवस्था में क्रियात्मक समूह समाये हुए। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, क्रियाविधि की बात करूँ, तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि। ठीक है ना, क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि बताता हूं मैं कीटो इनोल चलाव्यता की। बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म कैसे होता है, बेस कैटेलाइज क्रियाविधि बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ बेटा, और मैंने क्या लिया है बेटा, बेस लिया है। बेस क्या है हमारे पास, OH-। अब बेस का काम क्या है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, अम्लीय हाइड्रोजन ढूंढेगा। मुझे इन सारे हाइड्रोजनों में से देख के बता दो सबसे ज़्यादा अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़े दिन, 1-2 लेक्चर पहले ही मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा होता है बेटा, वो होता है जिससे बनने वाला ऋणायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो OH- कौन सा H निकालेगा बेटा, ये वाला, क्योंकि यहाँ जो ऋणायन बनेगा उस C डबल होगा, कौन सा प्रभाव लगेगा, -M। तो OH- इस H को निकाल लेगा बेटा, और इस H को निकाल लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ऋणायन, और यहाँ से ये वाटर बाहर। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है बेटा। अपन ने पानी निकाल लिया, OH- से H पे अटैक कराया और इस H को बाहर निकाल लिया बेटा अपन ने। इस H को बाहर निकाल के पानी बाहर आ गया और यहाँ ऋणायन बन गया। अब ये जो ऋणायन बना है बेटा, ये ऋणायन यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन पे स्थायी है, तो इसकी जो दूसरी रूप लिख सकता हूँ, इसका जो अनुनाद रूप लिख सकता हूँ, वो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे ऋणायन आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, आपका अनुनाद संरचनाएं हो गई दोनों। यहाँ पे भी हो सकता है कार्बन पे भी ऋणायन और ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, दोनों पे ही बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जल, और हमारा माध्यम कैसा है बेटा, क्षारीय माध्यम है। तो ये O- क्या करेगा, ये O- इस जल से H लेगा और यहाँ पे OH- को वापस से निकाल देगा। तो बेटा बात को समझना आप, OH- को वापस से निकाल दिया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, यहाँ पे पाइबंद और यहाँ पर OH आ गया। जो लिया वो वापस लौटाया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर रहा है। और क्या उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, क्षार उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए क्षारीय उत्प्रेरकीय चलाव्यता की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्षार को मैंने उत्प्रेरक के तौर पे इस्तेमाल किया और इस कीटोन को इस इनोल में बदल दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, कीटो इनोल चलाव्यता। क्योंकि इसमें कोई चल के आया, वो चल के कौन आया बेटा, वो आया प्रोटोन हमारा चल के आया है। तो इसलिए कीटो इनोल चलाव्यता हो गया, जिसमें प्रोटोनोट्रोपी भी बोल सकते हैं। और इसको डेस्मोट्रोपिज्म इसलिए बोला क्योंकि ये पाइबंद मूव करके आया। कैसे आया वो आपको मैंने बता दिया कि क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि कैसे होगी। बेस इस अम्लीय हाइड्रोजन को लेगा, ऋणायन बनाएगा, ऋणायन पाइबंद बनाएगा, पाइबंद ऑक्सी ऋणायन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सी ऋणायन हाइड्रोजन ले लेगा। बात समझ में आपको, और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो इस तरह से कीटो और इनोल किस में आ रहे हैं बेटा, गतिज साम्यवस्था में। ये रिएक्शन रैपिडली एक दूसरे में बदलती रहेगी। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पे क्षार लिया था, वापस लौटा दिया। मुझे ये बताओ ये कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। बहुत सारे बच्चे गिनेंगे सर 1 2 3। अब ध्यान से देखोगे तो 2 स्टेप में हो रही है। ये तो अनुनाद है ना यार, ये दोनों तो एक दूसरे के अनुनादी रूप है, ये स्टेप थोड़ी ना है यार। तो कितने स्टेप में कितने पद में पूर्ण हो रही है, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। 2 पद में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, जिसमें एक में तो क्षार लिया और दूसरे में क्षार वापस दिया। तो ये अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण होती है बेटा, 2 पद में पूर्ण हो रही है। ये कौन सी क्रियाविधि थी बेटा, क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि थी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि अगर मैंने अम्ल उत्प्रेरकीय क्रियाविधि, अम्ल उत्प्रेरकीय चलाव्यता चलाना चाहा तो कैसे चल सकता है। चलने में तो 4 तरीके बेटा अपने पास, 4 तरीके से चलाव्यता का मैकेनिज्म लिखा जा सकता है। लेकिन अपने को 4 तरीके नहीं पढ़ने, अपने लिए तो 2 तरीके काफ़ी हैं। और दूसरा तरीका क्या है वो इधर देखो आप। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो ये रिएक्शन ही चालू नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, अल्फा
हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन तो हमारे को चाहिए किसके सापेक्ष, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी के सापेक्ष, जहाँ पे बी की विद्युत ऋणता ए से जाता है चलावता दर्शाने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरे मैकेनिज्म की बात करूँ, दूसरी क्रियाविधि की बात करूँ, तो वो क्या है, अम्लीय उत्प्रेरकीय चलाव्यवस्था लिख लो या क्रियाविधि लिख लो, अम्लीय उत्प्रेरकीय चलाव्यवस्था। ठीक है, आप वापस से पीछे लेकर उसको पोस्ट करके लिख लेना क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि को। अभी अपन अम्लीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, वही मैं सी डबल बॉन्ड ओ ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ अपना, लेकिन अब की बार अपने पास क्या है, क्षार नहीं है, OH माइनस नहीं, अब की बार क्या है अपने पास अम्ल है। अम्ल का मतलब क्या है बेटा, H प्लस है, वो भी किसके अंदर, जल के अंदर है, H प्लस H2O है, यानी कि हमारा अम्ल अब कैसा है, अम्लीय जल है। हमारा जल कैसा है, अम्लीय जल है। तो अम्लीय जल है तो भाई अम्लीय जल ऐसा थोड़ी ना है कि H प्लस को थोड़ा ना निकाल सकता है भाई। H प्लस को निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्षार चाहिए। H प्लस क्षार तो है नहीं, ये तो अम्ल है, तो अम्ल पे आक्रमण हो सकता है। और आक्रमण किसका होगा बेटा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस H प्लस पे आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके क्या बना लेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O H प्लस बना लेगा। अब आप खुद देखना बेटा, यहाँ पर ये जो C डबल O H प्लस बना है ये हमारे जल से अधिक अम्लीय हो गया है। ये हमारा किससे अम्लीय ज़्यादा हो गया, जल से ज़्यादा अम्लीय हो गया है। बात समझ में आ रही है आपको। तो वाटर, और अगर इसमें आपसे पूछूं ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो आप खुद ही बता दोगे कि ये ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि यहाँ से H प्लस को निकालना ज़्यादा आसान है। तो ठीक है, यहाँ पर फिर अब क्या होगा, ये हमारा जो जल है वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा और ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, अगली स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन को मैं निकाल लूँगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लूँगा, जो लिया वो वापस लौटाया H3O प्लस। यहाँ क्या बन गया बेटा, इधर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ऋणायन बन गया। और ये ऋणायन क्या होगा बेटा, ये ऋणायन किस में आ रहा है, इस पाई बंध के साथ संयुग्मन में। तो अगली अनुनाद संरचना जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे पाई, यहाँ पर OH। ये हमारा क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। कितने पद में पूर्ण हो रहा है, ये भी 2 पद में पूर्ण हो रहा है। एक पद में हमने H प्लस को लिया था, दूसरे पद में H प्लस को वापस से लौटा दिया। एक पद में H प्लस को लिया, दूसरे पद में H प्लस को लौटा दिया, यानी कि अम्ल को लिया था, अम्ल को वापस लौटा दिया। अम्ल क्या है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन को स्टार्ट करने में काम आ रहा है, अभिक्रिया को जस्ट इग्नाइट करने में काम आ रहा है, स्टार्ट करने में काम आ रहा है, चालू करने में काम आ रहा है। उसके बाद हमें क्या मिल जा रहा है, कीटो से क्या मिल जा रहा है, हमारा उत्पाद मिल जा रहा है इनोल। तो ये कीटो और ये इनोल एक दूसरे में क्या हो रहे हैं बेटा, गतिज साम्यावस्था में आ रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावेवी है। और ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो गतिज साम्यावस्था में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चलावेवी। कितने पद में पूर्ण हो रही है, 2 पद में पूर्ण हो रही है बेटा। अब 2 पद में पूर्ण कैसे हो रही है, एक पद में लिया दूसरे पद में दिया, ये तो अनुनादी संरचना है यार, ये तो अनुनाद संरचना है ना भाई, सिंपल है भाई। ऋणायन पाई में बदलता है, पाई ऋणायन में बदलता है, ऋणायन और धनायन मिलके ये बन जाएगा, सिंपल है कि नहीं है। तो ये क्षार उत्प्रेरकीय और अम्ल उत्प्रेरकीय, इस तरीके से अपन क्या चलाते हैं बेटा, इस तरीके से चलाता दर्शाते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसके सापेक्ष ये अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये कभी इनोल बना पाता, नहीं, वापस से क्या बना देता, हमारा कीटो ही बना देता। तो कीटो से वापस कीटो बना तो क्या मजा, वो चला व्यवस्था थोड़ी ना है, वो तो वो का वही बन गया। तो हमें तो क्या बनाना है, कीटो से क्या इनोल संभव है बनना। तो इनोल कब संभव होगा बेटा, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या इनोल बन सकता था, नहीं बन सकता था। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी जाके हमारा इनोल बनना संभव था। बात समझ में आ रही है। ये एक तरीका बेटा, इसको ट्रायड सिस्टम क्यों बोला, अब वो बताता हूं मैं आपको कि इसको ट्रायड सिस्टम क्यों बोला। इधर आओ वापिस, यहाँ पे इसको ट्रायड सिस्टम इसलिए बोला, 1 2 3, 3 लोगों की बात चल रही है बेटा, 1 2 3, ये 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इस कार्बन से हाइड्रोजन उठ के जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन। इन 3 जगह पर बातें चल रही है, इन 3 जगह पे चीजें चल रही है, इसलिए इसको ट्रायड सिस्टम बोला। पहले से उठ के तीसरे के पास चीज गई है, इसलिए इसको ट्रायड सिस्टम बोला। अगर पहले से उठ के दूसरे के पास गई होती तो डायड सिस्टम हो जाता। बात समझ में आ रही है। पहले से उठ के तीसरे के पास गई इसलिए ट्रायड सिस्टम बोल दिया, इतनी सी बात थी ट्रायड सिस्टम की। अब ये एक तरह का ट्रायड सिस्टम है जिसमें आपको मैंने बताया कीटो इनोल चला व्यवस्था। ऐसे बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजो ऑक्साइम हो सकता है, अमाइड एमिडो हो सकता है, बहुत सारे तरीके के हमारे पास क्या है चला व्यवस्था के फॉर्म है, जिसमें क्या होता है गति साम्यावस्था में 2 क्रियात्मक समूह समावेवी है, उनको चला व्यवस्था बोल देते हैं।
तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारा पहले नंबर का था, कीटो इनॉल चला होता। सेकंड नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा सेकंड नंबर की, कि और कैसे कैसे हमारा ट्रायड सिस्टम हो सकता है। सब में यही चीज़ लगेगी बेटा, क्षारीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि लगा लो, चाहे अम्लीय उत्प्रेरकीय क्रियाविधि लगा लो, कोई सी भी एक क्रियाविधि लगा के आप चलावे भी बना सकते हो। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका नाइट्रोसो ऑक्साइम चलावेता, नाम है बस और कुछ नहीं है। एक अलग फॉर्म ऑफ क्रियात्मक समूह ले लिया, उसमें देख रहे हैं हम कि इसमें कैसे चलावता होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने बेटा CH3 N डबल बॉन्ड, ये क्या है हमारा नाइट्रोसो। अब इस N डबल बॉन्ड O के सापेक्ष अल्फा कार्बन पे हमारे लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका इनोल संभव है, सॉरी इसका जो दूसरा रूप है वो संभव है, इसका चलावे भी संभव है, यूं बोलना चाहिए मुझे। भाई इनोल तो कीटो का बनता है ना यार, तो मेरे को क्या बोलना चाहिए कि नाइट्रोसो का चलावे भी संभव है, टोटोमर संभव है। तो वो वाली बात करते हैं। आप चाहे तो क्षारीय उत्प्रेरकीय ले लो, चाहो तो अम्लीय उत्प्रेरकीय ले लो, आप खुद ट्राई करके देखना, इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उठ के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये पाइबंद यहाँ पे आ जाएगा। ये तो कर रहे थे अपन, पहले से तीसरे के पास प्रोटॉन उठ के चल गया और द्विबंध यहाँ पे सरक गया, क्या बनेगा देखो CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये क्या बन गया बेटा ऑक्सीम। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये ऑक्सीम है बेटा, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावेवता। इसमें भी पहले से तीसरे पे आया है, इसलिए ये भी कैसा होगा बेटा ट्रायड सिस्टम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं इसका मैकेनिज्म भी लिख के बता सकता हूँ। एक मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, दूसरा आप करके देख लेना, मैं बेस वाला लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो N डबल बॉन्ड O CH3 की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे अगर मैंने बात करी बेस कैटलाइज की तो यहाँ पे OH माइनस ले लिया। OH माइनस कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो अम्लीय हाइड्रोजन है, ये वाला निकालेगा। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, यहाँ से पानी निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा CH2 ऋणायन। ये ऋणायन अनुनाद करके कहाँ पे आ जाएगा बेटा, अनुनाद करके ऑक्सीजन पे ऋणायन आ सकता है। ये हमारा दूसरा रूप हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, जल से वापस से H ले लेंगे और जल को फ्री कर देंगे बेटा। और ये पूरा किस में चल रहा है, साम्यावस्था में चल रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे। और क्या बन गया बेटा OH N डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बन गया हमारा ऑक्सीम। जो लिया था एक स्टेप में वो अगली स्टेप में दे दिया, 2 स्टेप की रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है आपको, ये बन गया ऑक्सीम, नाइट्रोसो ऑक्सीम। पहले से लिया था तीसरे पे चला गया तो ये क्या हो गया ट्रायड सिस्टम, तो नाइट्रोसो ऑक्सीम चला होता। इसी तरीके से और क्या होता है बेटा, देखो और बताता हूँ मैं आपको कि और कैसे कैसे चलावेता हो सकता है। कुछ नहीं है, अलग अलग क्रियात्मक समूह में अलग अलग तरीके से चलावे भी बनते जा रहे हैं। हमें तो बस ये देखना है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन है क्या A डबल बॉन्ड B सिस्टम के पास, अगर है तो वो चलावेता दर्शा सकता है। पहले से तीसरे को दे देगा, द्विबंध इधर उधर सरक जाएगा और हमारा चलावे भी बन जाएगा। तो तीसरा टाइप का हमारा कौन सा है, अमाइड एमिडो चलावेता। अमाइड आपको सबको पता होगा यार, अमाइड क्या होता है बताओ। जैसे मैं अगर सबसे ये वाला अमाइड ले लेता हूँ CH3CONH2, अब इसका मैं चलावे भी बनाना चाह रहा हूँ। अब इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्षी अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। याद करो क्षार कौन सा हाइड्रोजन निकालता है, क्षार क्या ये सोच के निकालेगा क्या भाई मुझे कार्बन वाला हाइड्रोजन निकालना है, नहीं। क्षार तो ये देखेगा कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा अम्लीय है। आप मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन में ज़्यादा अम्लीय कौन सा हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस हाइड्रोजन को अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऋणायन बनेगा, जबकि हाइड्रोजन कार्बन से निकालूंगा तो कार्बन पे ऋणायन बनेगा। ज़्यादा बढ़िया कौन सा है, नाइट्रोजन पे ऋणायन। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन अब की बार जाएगा बेटा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास ले जाता हूँ और द्विबंध को यहाँ पे डाल देता हूँ। यही तो करता आ रहा हूँ मैं, पहले से तीसरे के पास ले जाओ और जो द्विबंध बना हुआ था उसको गिरा दो। तो क्या बन जाएगा बेटा CH3 OH डबल बॉन्ड NH और इसको बोलते हैं इमिडो अमाइड।
अमाइड इमिडो चलावता प्रोटॉन के मूव करने के कारण, इसलिए इसको प्रोटोनोट्रोपी भी बोल सकते हैं। द्विबंध भी गया है इसलिए इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक क्रियात्मक समूह है। देखो ये अमाइड था और ये इमिडो है, दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये दोनों क्रियात्मक समूह कैसे हैं बेटा, एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में आ रहे हैं, इसलिए इनको चलावयवी बोला गया है। आप चाहो तो क्षार वाला मैकेनिज्म लगा लो, आप चाहो तो अम्ल वाला मैकेनिज्म लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। और खुद को करना है आपको वो सबब, पहले से तीसरे पे गया है। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, आप खुद ट्राई करो उनके चलावेवी रूप क्या क्या बन सकते हैं। जैसे PSCO-CH3, अगर इसका चलावेवी बनाना है मुझे तो क्या बनेगा, आप खुद ट्राई करो यार एक बार, क्या पता आप सही कर दो, मैं तो कर ही दूंगा। ठीक है, एक बार लेकिन आप ट्राई करो यार, कुछ नहीं करना आपको, तो एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है, पहला दूसरा तीसरा भी यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, और चौथा एग्जांपल बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये 4 एग्जांपल है, 4 एग्जांपल को पोज करके ट्राई करो और बताओ मुझे कि इनके चलावेवी रूप क्या बनेंगे। ये लिखा हुआ है तो क्या इनका इनोल बनेगा या इनका क्या बनेगा, वो आपको सोचना है। सबसे पहले चीज़ आप क्या चेक करें, आपने ट्राई कर लिया होगा, आपने चेक किया होगा A डबल बॉन्ड B है, यानी कि ये चलावता दर्शाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा अल्फा हाइड्रोजन भी ये दर्शाएगा, पक्का दर्शाएगा। कुछ नहीं किया होगा, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को उठाया होगा, यहाँ लेके गए होंगे और द्विबंध को यहाँ गिरा दिया होगा। क्या बनाया आपने, PHCOH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। बोलो, सिंपल है। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा यार सर अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O भी दिख रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ लेके जाएंगे, पाई बंध को इधर लेके जाएंगे, बन गया यार आपका ये फिनॉल, कीटो से इनॉल बना दिया अपन ने। फिर यहाँ देखूंगा, यहाँ पे मुझे अम्लीय हाइड्रोजन के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर मैंने अम्लीय हाइड्रोजन सही नहीं चुना तो मेरा जो चलावेवी बनेगा वो सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है बेटा 2-2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है। मुझे बताओ ज़्यादा अम्लीय कौन से। याद करो मैंने आपको बताया था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, यानी कि सक्रिय मिथिलीन समूह। तो ये वाला हाइड्रोजन सक्रिय होता था बेटा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, ये वाला पाइबंध यहाँ पे आएगा। तो बताओ यहाँ पे जो संरचना बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पाई, यहाँ पर OH, यहाँ पर द्विबंध और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है आपको। ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा अम्लीय है हमारा इसके सापेक्ष, तो ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ, द्विबंध को यहाँ गिरा दो। सिंपल है कि नहीं है। फिर चौथा एग्जाम्पल, सर लेकिन यहाँ तो C डबल बॉन्ड है ही नहीं, C डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ पर कैसे होगा। अरे भाई उल्टा सोचो, उल्टा मान लो क्षार होता, क्षार क्या करता है, इस H को निकालता, इस H को निकाल के क्या बनाता, कुछ ऐसी चीज़ बनाता, O पे ऋणायन बनाता, फिर O का ऋणायन क्या करता, अनुनाद करता, अनुनाद करता तो अगली अनुनादी संरचना क्या आती, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आता, यहाँ पे ऋणायन आता। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऋणायन आता, ऋणायन क्या करता, जल से H लेता, H लेता तो यहाँ पर OH माइनस वापस निकल जाता, तो जो आंसर आता वो क्या आता, ये आता। तो जिस तरीके से कीटो का इनोल बन सकता है, इनोल का कीटो भी तो बन सकता है, क्योंकि है तो दोनों साम्यावस्था में ही। ऐसा थोड़ी ना हर बार आपको कीटो लिख के देगा। आपको पहचानना कैसे है, आपको पहचानना इनोल, जो इन और ओल है वो बिल्कुल नज़दीक में लगे हों। एल्कीन के ऊपर ही OH लगाओ, ऐसा नहीं लगा होना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लगा है और यहाँ पर OH लिखा है तो ये नहीं दर्शाएगा। ये क्यों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ऋणायन बनाऊंगा तो इस पाइबंध के साथ संयुग्मन में नहीं है, बीच में एक अनुनाद वाली स्टेप भी आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको। तो हमेशा ये जो द्विबंध है उसके ऊपर ही OH लगा होना चाहिए। सिंपल बात समझ में आ गई। या आप जब भी इनोल बनाओ तो द्विबंध के ऊपर ही OH बनाना है, तभी जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। ये इनोल तो है, लेकिन ये वाला इनोल और इस वाले इनोल में अंतर समझ में आ रहा है आपको। इस द्विबंध पे ही OH लगा हुआ है, तब जाके ये दर्शा पा रहा है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर और बताता हूँ बेटा। हाँ भाई, यहाँ पे देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं बेटा। मैंने आपको बोला था ट्रायड सिस्टम है, 1 2 3, तीसरे से उठ के पहले पे आ सकता है, पहले से उठ के तीसरे पे जा सकता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो 1 2 3 4 है ना,
ये वाला सिस्टम तो हो नहीं सकता। ट्रायड सिस्टम की बात करी थी अपन ने, ठीक है। और अगर मैं तो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, मैकेनिज्म लगाओ, आंसर पाओ, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप मैकेनिज्म लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको मैकेनिज्म लिखने आने चाहिए। कोई भी नया सवाल आ जाए उसमें सोचने की आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है बेटा, है ना। सीधे सीधे आंसर तो हर कोई ले आता है यार, सीधे सीधे नहीं लाना, मैकेनिज्म लिख के लाना है ताकि आपके सोचने की थिंकिंग बढ़ जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कैसे हो सकता है, मतलब मैंने आपको व्युत्क्रम वाला भी बता दिया कि कैसे व्युत्क्रम चला व्यवस्था होता है। अगर इनोल दिया हो तो उससे कीटो भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखो और क्या होता है चला व्यवस्था में, और होता है बेटा पैरा चला व्यवस्था। पैरा चला व्यवस्था या फिर इसको स्पेस चला व्यवस्था भी बोलते हैं, है ना। स्पेस चला व्यवस्था, स्पेस मतलब अंतरिक्ष या फिर आकाशीय चला व्यवस्था। इसको बेटा अंतरिक्ष या फिर आकाशीय चला व्यवस्था भी बोल सकते हैं या फिर पैरा चला व्यवस्था भी बोल सकते हैं। होता क्या है वो देखते हैं। अब की बार क्या है, लंबे जगह से लंबी जगह तक चल रहा होगा। मैं तो आपको बोल रहा था अनुनाद में जहां से जहां तक संयुग्मन मौजूद होगा वहां से वहां तक अनुनाद चल सकता है यौगिक के अंदर। अगर लंबी जगह तक अनुनाद चल रहा है इसका मतलब लंबी जगह तक संयुग्मन मौजूद होगा। और इसमें बीच वाली स्टेप में याद करो क्रियाविधि में अनुनाद इन्वॉल्व था। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की पैरा चला व्यवस्था बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैं बात करूँ इसका, मैं इनॉल रूप बनाना चाहता हूँ, ये हमारा कीटो रूप दिया हुआ है। तो मैं क्या देखूंगा बेटा, मैं संयुग्मित हाइड्रोजन देखूंगा। मैं वो वाला हाइड्रोजन नहीं देखूंगा जो अल्फा स्थिति पर मौजूद है, मैं क्या देखूंगा, संयुग्मित हाइड्रोजन देखूंगा। मुझे तो अम्लीय हाइड्रोजन से लेना देना है, मुझे अल्फा हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है। वहां पे अल्फा हाइड्रोजन आ रहा था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये सी डबल बॉन्ड के बाद ये जो पाई वाले के बाद ये कार्बन आ रहा है, ये वाला मेरे लिए अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ जाके क्रियात्मक समूह खत्म हो रहे हैं मेरे। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये पाइबंद यहाँ आएगा, ये पाइबंद यहाँ आएगा। तो यहाँ से जो बनने वाली चीज़ बनेगी वो देखो आप, यहाँ पर OH, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई। कहाँ से हाइड्रोजन आया बेटा, पैरा स्थिति से हाइड्रोजन आया, इसलिए इसको पैरा चला व्यवस्था बोला। इतने बड़े स्पेस में से चल के आया, इतनी बड़ी जगह से चल के आया, इसलिए इसको स्पेस चला व्यवस्था बोला। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म बहुत ही आसान सा है बेटा। मैं तो चीज़ें मैकेनिज्म से सॉल्व करना ज़्यादा आसान मानता हूँ। उसमें क्या है, क्लियरिटी भी बढ़ती है और सामने वाला खुश भी हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्षारीय उत्प्रेरकी की, तो OH माइनस सबसे पहले तो इस अम्लीय हाइड्रोजन को निकालेगा। आप खुद देख लो यार, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा था, ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा अम्लीय, जिससे बनने वाला ऋणायन ज़्यादा स्थायी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सब मैं नहीं बताऊँगा आपको कि यार ये वाला अम्लीय क्यों है, इसके सवाल मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। ये ऋणायन यहाँ आएगा और ये पाइबंद की वजह से क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। तो अगली जो अनुनाद संरचना बनेगी भाई कहाँ तक चल सकता है, जहाँ तक संयुग्मन मौजूद है। फिर ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो अगली अनुनाद संरचना क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऋणायन। और फिर क्या होगा, फिर वही होगा, जल से ये H ले लेगा, जो लिया वो वापस लौटा देगा और क्या बना लेगा आपका इनॉल, जो यहाँ पर फिनॉल है। सिंपल है कि नहीं है। अपन ने क्या किया, अपन ने एक स्टेप में तो क्षार यूज किया, दूसरी स्टेप में क्षार निकाल दिया। बीच की तो सब अनुनाद है, 2 स्टेप का प्रोसेस है बेटा, बीच का सब अनुनाद है। बात समझ में आ रही है। तो उसको क्या बोला, पैरा चला व्यवस्था बोला। 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करो कि उसका क्या बनेगा। अगर उसका चला व्यवी पूछूं मैं आपसे तो उसका चला व्यवी क्या बनेगा, आपको खुद को ट्राई करना है। फिर आपको डाइट सिस्टम बताते हैं, उसके बाद सवाल कराते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको अम्लीय हाइड्रोजन को चलाना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन को नहीं चलाना है, आपको अम्लीय चलाना है। और वो अल्फा ही है, बेसिकली वही अल्फा है, क्योंकि वो सबसे संयुग्मन में आ रहा है वो वाला अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जैसे आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा बेटा, तो यहाँ पे कौन सा OH माइनस ने H निकाला होगा, ये वाला H निकाला होगा, ठीक
ठीक है। अब मैं आपको ट्राइड सिस्टम मतलब इसमें इस सिस्टम में बात करूँ तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, घूम फिर के यही जाएगा, और ये पाइबंद यहाँ जाएगा, ये पाइबंद यहाँ जाएगा, ठीक है ना। वो सारी अनुनाद की स्टेप में खा गया और सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा बेटा। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो OH आ जाएगा, यहाँ पर ये पाइबंद आ जाएगा, ये वाला पाइबंद यहाँ पे आ गया, ये यहाँ का यही है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन OH के पास चले गया, क्योंकि ये सब कुछ संयुग्मन में था। बात समझ में आ रही है। अब की बार OH माइनस कौन सा H निकालेगा ये बता दो भैया। ये वाला H निकालेगा। देखो यहाँ से पूरा संयुग्मन में चलेगा सिस्टम। ये H यहाँ जाएगा, ये द्विबंध यहाँ गिरेगा, ये द्विबंध यहाँ जाएगा, और ये द्विबंध यहाँ जाएगा। जो फाइनली उत्पाद बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, यहाँ पर बेटा OH आ जाएगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O आ जाएगा आपका। प्रोटोनोट्रोपी चला व्यवस्था। आप देखो दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों एक दूसरे के गति साम्यावस्था में। आपको कौन सा हाइड्रोजन लेना है यार, आपको वो वाला हाइड्रोजन लेना है जो अम्लीय है। इतनी सी बात तो है, अम्लीय वाला हाइड्रोजन लेना है। वहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहा था मैं, जब मैंने सिंपल कीटोन लिया था, क्योंकि उसमें अल्फा वाला हाइड्रोजन कैसा था, अम्लीय था। अब की बार अल्फा हाइड्रोजन कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इस पूरे के सापेक्ष यहाँ पर जाके अल्फा हाइड्रोजन है। संयुग्मन देखूंगा ना यार मैं तो ये आपका पैराटोटोमिज्म था या स्पेस चला व्यवस्था था। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन वो डाइट सिस्टम की बात करेंगे बेटा। नाम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नाम है और कुछ भी नहीं है। ट्राइड सिस्टम डाइट सिस्टम क्या है, ट्राइड सिस्टम डाइट सिस्टम नाम है। जैसे पैरा चला व्यवस्था नाम दे दिया, पैरा से हो रहा है भाई साहब, तो पैरा चला व्यवस्था बोल दिया। मैकेनिज्म लिखो, आंसर पाओ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है डायट सिस्टम या डायट निकाय, ठीक है। तो डाइट सिस्टम की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने ले लिया साइनाइड, आप क्षार ले लो चाहे अम्ल ले लो, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे गया, यहाँ पर, और द्विबंध यहाँ से यहीं पे चले गया बेटा। तो ये कैसा सिस्टम है, साइनाइड आइसोसाइनाइड चला व्यवस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बेटा, साइनाइड आइसोसाइनाइड चला व्यवस्था। और ये कैसा हमारा डाइट सिस्टम, क्योंकि पहले परमाणु से दूसरे परमाणु पे चीज़ मूव करके आई है, चीज़ चलकर आई है, ठीक है, इसलिए इसको डाइट सिस्टम बोलते हैं। साइनाइड आइसोसाइनाइड चला व्यवस्था बोलेंगे। आप चाहो तो इसको मैकेनिज्म लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में कौन से यौगिक चला व्यवस्था दर्शाते हैं। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, मेरे को आती है, इसका मतलब कोई भी कर सकता है। आपको क्या देखना है, सिंपली C डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड वाले, A डबल बॉन्ड B वाला सिस्टम या A ट्रिपल बॉन्ड B वाला सिस्टम, और उनसे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, वो चीज़ आपको देखनी है बस। अगर वो चीज़ हमारे पास है तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं है तो नहीं चल पाएगा। आगे 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा, आगे के एग्जाम्पल्स इधर लिख रहा हूँ, आप पोज किया करो, नोट डाउन किया करो, ठीक है। आपको राइट या रॉन्ग लगाना है कि कौन चला व्यवस्था दर्शाएगा और कौन चला व्यवस्था नहीं दर्शाएगा, सिंपल है।
अभी 13 एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं और एग्जाम्पल्स लिख दूंगा बेटा। सबसे पहले तो आप ये शुरू के 3 वाले पोस्ट करके एक बार ट्राई मारो कि यार राइट होंगे कि रॉन्ग होंगे, चला बता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो अगर मैं पहले वाले में देखूं बेटा तो A डबल बॉन्ड B टाइप का सिस्टम आ रहा है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी कि ये तो चला बता दर्शाएगा। यहाँ पे देखूंगा तो A डबल बॉन्ड B टाइप का सिस्टम आ रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यानी कि ये भी चलावता दर्शाएगा। राइट और रॉन्ग लगाना है बेटा, ये भी चलावता दर्शाएगा। अब ये वाला चलावता कहाँ से दर्शाएगा, ये 2 हाइड्रोजन भी है और ये 2 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से दर्शाएगा पहले, बाद में फिर भले ही यहाँ से दर्शा ले, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से इनॉल बन सकते हैं, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, लेकिन ज़्यादा अम्लीय कौन सा है बेटा, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या करेगा, चलावता दर्शाएगा। आप इधर वाला ट्राई करो बेटा, पोस्ट करके, इधर वाले पोस्ट करके ट्राई करो एक बार फटाफट से, फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 4th 5th 6th आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पे देखो इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन है बेटा, दिख गया आपको इधर वाले हाइड्रोजन, तो ये चलावता दर्शाएगा। जबकि यहाँ पर इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष देखूँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये चलावता नहीं दर्शाएगा। इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष क्या है बेटा, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी चलावता दर्शाएगा। और मुझे तो अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है यार, A डबल बॉन्ड B सिस्टम मिल जाए या A ट्रिपल बॉन्ड B सिस्टम मिल जाए और अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए, मेरा काम चल जाता है। ठीक है, फिर 7वें नंबर में देखूं बेटा, तो 7वें नंबर पे यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं है, हाइड्रोजन मौजूद है बेटा, तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, ये चलावता दर्शा देगा। 8वें में अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो इस वाले हाइड्रोजन से चलावता नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो जाएगा। ब्रेड्स नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी ब्रिज हेड वाला जो है वो sp2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो जाएगा बेटा, जबकि यहाँ से आराम से दर्शा सकता है, इसका मतलब ये दर्शाएगा 8वां। अभी मैं और एग्जाम्पल ले लूँगा जिसमें ब्रेड्स नियम वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, फिर 90 वाले में देखूंगा तो A डबल बॉन्ड B सिस्टम दिख रहा है और अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा, ये भी चलावता दर्शाएगा। फिर यहाँ पे देखूंगा तो A डबल बॉन्ड B वाला सिस्टम है, लेकिन बेटा यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे चलावता नहीं दर्शाएगा। दिख रहा है यहाँ तक आपको? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो यहाँ पे आपका चलावता नहीं दर्शाएगा। यहाँ पे देखूंगा तो इस C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष मुझे तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ तो 2 हैं, तो ये भी चलावता दर्शा देगा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो यहाँ पर भी चलावता नहीं दर्शाएगा। ये चीज़ें देखनी है अपने को। 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं बेटा, जिससे हमारी प्रैक्टिस और इम्प्रूव हो जाएगी। तो इधर 2-4 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। बस आपसे सिंपल ये पूछेगा वो कि कौन से यौगिक चलावता दर्शाते हैं, कौन से यौगिक चलावता नहीं दर्शाते। इतनी सी सिंपल सी बात पूछने वाला है आपसे। क्या आप इतना सा भी नहीं बता सकते? बता देंगे ना, अब बता देंगे। ठीक है भाई, बता देना यार, नाराज क्यों हो रहा है? चलो 14, 15, 16 आप पोस्ट करके ट्राई करो बेटा। तो 14 वाला जब आपने ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा, हाँ भाई A डबल बॉन्ड B सिस्टम दिख गया और उसके सापेक्ष में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी दिख गया, ये तो करेगा। फिर 15 वाले में देखा आपने कि A डबल बॉन्ड B सिस्टम दिख गया और उसके सापेक्ष में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख गया, यहाँ पे तो है नहीं, तो करेगा। जबकि ये नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर लेके जाऊँगा और इस C डबल बॉन्ड को यहाँ पे गिराऊंगा तो संरचना कैसी बन जाएगी? कुछ ऐसी बन जाएगी बेटा। और ये संरचना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो रहा है बेटा। ब्रेड्स के अनुसार कभी भी ब्रिज हेड वाला कार्बन sp2 नहीं हो सकता, तो ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो रहा है। ब्रेड्स को हमें इज्जत देनी बहुत ज़रूरी है बेटा, इसलिए ये 15 नंबर वाला चलावता नहीं दर्शाएगा। 16 नंबर वाला अभी मैंने बताया आपको, डायरेक्ट सिस्टम में साइनाइड से आइसोसाइनाइड बन सकता है। 17 से 19 ट्राई करो पोस्ट करके। 17 वाले में आपने देखा होगा इस A डबल बॉन्ड B के सापेक्ष इस नाइट्रोजन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा साहब।
फिर यहाँ पे देखा होगा A डबल बॉन्ड B के सापेक्ष मतलब C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, करेगा साहब। कोई भी एक तरफ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कौन से वाला मान रहा हूँ मैं बेटा, कार्बन sp3 वाले को मैं अल्फा हाइड्रोजन मान रहा हूँ। ये मान लो आप sp3 वालों को अल्फा हाइड्रोजन मान रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप sp3 वाला सोच के कर लिया करो। तो यहाँ पर कोई भी sp3 पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है चला जाता। यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हो सकता था तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे कार्बन लग गया, यहाँ पे भी कार्बन लग गया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी चला जाता, नहीं दर्शाएगा। यहाँ पे CH3 आ गया। अगर ये CH3 नहीं होते तो यहाँ हाइड्रोजन होता, और हाइड्रोजन होता तो ये चला जाता, दर्शा देता, लेकिन अभी नहीं दर्शाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको कि चलाव्यवस्था कौन कौन दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, क्या उनमें क्रियाविधि लगती है। मैंने आपको बता दिया भाई चलाव्यवस्था होते क्या हैं। ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी जो कि गति साम्यवस्था में होते हैं। पहली बात, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B के सापेक्ष। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने बताई, दो तरह के आपको मैकेनिज्म सिखाया, क्षार वाला और अम्ल वाला। कोई सा भी लगा के आप किसी का भी चलाव्यवी बना सकते हो, ठीक है। चौथी बात मैंने बताई आपको कि जहाँ से जहाँ तक संयुग्मन मौजूद है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन मानना है, या उसके बाद वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन मानना है। कार्बन नहीं तो कोई सा भी हाइड्रोजन हो, जो मैंने आपको पैरा टोटोमिज्म में सिखाई, पैरा चलाव्यवस्था में, ठीक है। उसके बाद एक और बात मैंने बताई आपको कि एक क्वेश्चन कराया, कौन कौन दिखाते हैं कौन कौन नहीं दिखाते, वो वाले सवाल मैंने आपको करा दिए। अब आप चलाव्यवस्था से बिल्कुल रूबरू हो चुके हो। अगली क्लास में हम लोग चलाव्यवी बनाएंगे काफ़ी सारे, उसमें हम ज्यामितीय समावता भी शामिल कर देंगे, संरचनात्मक समावता भी शामिल कर देंगे। तो आप एक बार रिवाइज करके आना संरचनात्मक और ज्यामितीय समावता, तब जाके आपको चलाव्यवस्था समझ में आएगा। इसीलिए मैं GOC के बाद कराता हूँ इसको, क्योंकि इसमें एसिड बेस वाली बात भी आ रही है, अम्ल क्षार वाली बात भी आ रही है बेटा, और इसके अलावा इसमें ज्यामितीय, आप चाहो तो इसमें आप त्रिविम समावता भी घुसेड़ सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ घुसेड़ सकते हैं हम इसमें, इसलिए इसको अपन GOC के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, चलावता भी ख़त्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में देखेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।